And today in this session, we'll start the syllabus and discuss the concept used in the sociology option. लास्ट क्लास में जो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, क्या आपको वो चीज समझ आई? कोई डाउट है कल की क्लास से? कोई ऐसे मन में अगर आपके कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो कि आपको लगता हो कि सर आपने ये वाला पॉइंट अभी डिस्कस नहीं किया, ये वाला पॉइंट और थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए, तो हम उसको आज क्लास में कर लेते हैं। कोई है डाउट तो पूछिए, नहीं तो शेल वी स्टार्ट। तो आज सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिकोड करेंगे कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 1, नॉट फॉर पेपर 2, है ना? तो डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम लोग सीधा कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे जो कि सोशियोलॉजी के ऑप्शनल सब्जेक्ट में हम लोग स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। स्टार्ट करें? श्री गणेश, अच्छा हो। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं एक बार। यह है आपका पेपर 1। आप जानते हैं कि पेपर जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 2 पेपर्स में डिवाइड है, इन पेपर 1 एंड इन पेपर 2। पेपर 1 में लगभग 10 यूनिट्स हैं, मोटी मोटी 10 यूनिट्स, एंड सब पार्ट्स भी उसमें अवेलेबल है, लेकिन इट इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स इन 10 यूनिट्स। इन पेपर 2 देयर इज ओनली 3 यूनिट्स। तो वो पेपर जो 2 है वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, लेकिन पेपर जो 1 है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और हर यूनिट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, एवरी यूनिट। क्योंकि अब जो सीक्वेंस इन्होंने दिया है हम उस सीक्वेंस से नहीं चलेंगे। जो सीक्वेंस हमें लगता है कि कंफर्टेबल होगा, मुझे लगता है कि आपके लिए कंफर्टेबल होगा, मैं उस सीक्वेंस से लेकर चलूंगा। क्योंकि जब तक आप किसी चीज की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे, तब तक वो सब्जेक्ट और वो डिसिप्लिन आपको समझ में नहीं आएगा। हम सीधा ही उसके रिसर्च मेथड्स में पहुंच जाएं, टूल्स पढ़ने लगे, डेटा कलेक्शन पढ़ लें, तो आपको शुरुआत में ये सब्जेक्ट इतना बोरिंग लगने लगेगा और आप कहोगे सर इससे अच्छा तो हम कोई और सब्जेक्ट ले लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। पहले हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे सब्जेक्ट को लेकर कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस डिसिप्लिन। बेसिक टर्म्स क्या यूज होंगी। अब मैं आपसे कहूं कि सोशल रिलेशनशिप्स ये होती हैं, अब पहले पता तो हो कि व्हाट आर द रिलेशनशिप्स, वो वाली नहीं जिसमें तुम रहते हो, वन साइडेड, लेकिन इन द सब्जेक्ट what are the social relationships, what are the impersonal relationships, what are the economic relationships। ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरीली वी अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी एज एन डिसिप्लिन। उससे पहले आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। मेक श्योर कि जब आप वो अपने नोट्स तैयार करें तो एक साइड में आप एक थोड़ी सी बाउंड्री लाइन छोड़ दें टू अपडेट एनीथिंग। शायद हो सकता है कि इस साल का जो एग्जाम है उसमें कोई एक नई चीज ऐसी आ जाए कि शायद हम लोग क्लास में नहीं पढ़े, तो इट विल हेल्प यू टू अपग्रेड एंड अपडेट योर नोट्स। आपको बार बार नए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम आई क्लियर? फिर एक और बात, नोट्स आप बनाएंगे ही, मैं क्लास में आपको बोलूंगा ही, डिक्टेशन तो हम लेंगे ही थोड़ी थोड़ी, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट एक डिसिप्लिन, बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, क्योंकि हम लोगों को इक्वलेंट टू ग्रेजुएशन के लेवल का पढ़ना है, तो 3 इयर्स ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी का सिलेबस हमें 4 to 5 मंथ इन 120-125 क्लासेस में कंप्लीट करना है। तो इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट ये हो जाएगा कि हम लोग अगर हर चीज क्लास में लिखेंगे तो इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम। तो हम कुछ हैंडआउट्स भी लेंगे, क्योंकि देखिए एक टीचर का काम क्या होता है, पहली बात समझिए, व्हाट
व्हाट माय रोल इज, मेरा काम है आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना, एक सब्जेक्ट समझाना, एक सब्जेक्ट से आपको दोस्ती कराना। आंसर्स आपको लिखने हैं इन योर लैंग्वेज। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आंसर्स लिखते हैं। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है आंसर्स लिखने का कि सर पैराग्राफ में लिखने चाहिए या फिर पॉइंट्स में लिखने चाहिए। कहीं मेंशन नहीं है यूपीएससी में कि द एग्जैक्ट मेथड ऑफ राइटिंग आंसर इज दिस। तो जब हम नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में हम वो जो क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं वो तो लिखेंगे ही। मैं आपको हैंड रिटन या कहें कि आपको प्रिंटेड नोट्स दूंगा इन अ पीडीएफ फॉर्म, ताकि आपको जो वर्ड्स, जो लैंग्वेज यूज करनी है इन एग्जामिनेशन, आपको वो पता हो। और बेसिक सिंपल सी बात, जब आप किसी चीज को समझ लेते हैं तो उसे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बात समझ रहे हैं? और आई एम एक्सपर्ट इन दिस। वो ऐसे ऐसे गंदे गंदे एग्जाम्पल्स दूंगा कि आप चीजों को भूलेंगे ही नहीं, नहीं भूलेंगे। किसी से पूछ लीजिएगा अक्षय सर के एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, लेकिन आपको समझाने के लिए, ताकि आप किसी चीज को समझ पाए। क्योंकि जब हम, क्योंकि बहुत आसान बात बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखी होती है थिंकर्स के द्वारा, तभी तो उन्हें थिंकर्स कहते हैं। अगर बड़ी आसान भाषा में लिखी होती तो कोई भी पढ़ लेता। भाई कहने को जो शायर है वो कहना तो वही चाहता है जो हम समझना चाह रहे हैं, जो हम जानते हैं, पर वो कहता किसी और अंदाज में है, तभी तो वो शायर है। गालिब क्यों फेमस हुए? बड़ी गहरी बात बड़े आसान शब्दों में कह गए। जॉन इलियस साहब, सुना है नाम? तो इसीलिए जब थिंकर्स हम पढ़ते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी वो यूज करते हैं। उसी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी को हम यूज करेंगे आसान लैंग्वेज में, इजी एग्जाम्पल्स में, बिकॉज ताकि हम उसे याद रख पाए, या ताकि उसे हम समझ पाए, उसे मेमोराइज, उसे रटने की जरूरत ना पड़े। और यूपीएससी भी कहता है कि हम कैंडिडेट की राइटिंग एबिलिटी को चेक करते हैं, थियोरिटिकल एबिलिटी को नहीं। और राइटिंग एबिलिटी उसे कहते हैं जिसमें आप एक्सप्रेसिव हो, जिसे आप ठीक से समझा पाए। और ठीक से आप किस बात को समझा पाएंगे? जिसे आप पहले समझ पाएंगे। एम आई क्लियर? एकदम क्लियर है? हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज, फर्स्ट हेडिंग, सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल, एंड सेकेंड हेडिंग पेपर 1, पेपर 1। बेटा मैं आप लोगों को ये प्रिंट आउट भी दे सकता था, या आपको एक बुकलेट मिलती है मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा सकता था। क्यों नहीं कराई गई आपको ये समझिए। आप उसे लेंगे, घर पे रख देंगे, उठाकर भी नहीं देखेंगे। लेकिन जब तक आप किसी भी सिलेबस को ठीक से अपने हाथों से लिखेंगे नहीं, यूपीएससी में एक बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आपको शायद पता हो, जीएस आप पढ़ते हैं, अगर आपको पूरी यूपीएससी को ठीक से समझना है ना, तो किसी दिन बैठ के यूपीएससी का सिलेबस ही रट लेना। और मेक श्योर जो आपको डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है यूपीएससी ने, अगर आपने हर सब्जेक्ट का वो डिटेल्ड सिलेबस बाय वर्ड वर्ड पढ़ लिया, आप यकीन नहीं मानेंगे, इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आते, कोई क्वेश्चन नहीं आते। कीवर्ड्स, कोई बुक, कोई रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ये तब जरूरत पड़ती थी जब लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, लोगों के पास चैट जीपीटी नहीं था, लोगों के पास एआई नहीं था। आज आपके पास सब कुछ है। यूज करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। एआई यूज करते हैं क्या? जेमिनी, चैट जीपीटी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। करिए, यूज टू होइए इससे। क्योंकि
AI will not replace the workers. The people who are using AI will replace the workers. इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसीलिए अगर आप आज AI से यूज टू होते हैं तो AI विल बी द हेल्पिंग हैंड ऑफ योर्स। आपको बहुत सारी हेल्प करेगा वो। आपको आंसर लिखना है, आप उसका एक क्लिप लीजिए, चैट जीपीटी पे डालिए और उसे लिखिए, प्रॉम्प्ट दीजिए, इवैल्यूएट माय आंसर अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी ऑप्शनल। लेकिन आप क्या करते हैं, आप आंसर लिखते हैं, अपनी ऐप पे अपलोड करते हैं, फिर इंतजार करते हैं कब आएगा। सबको उसी आंसर पे एक जैसे नंबर मिलते हैं। जिसने अच्छा लिखा उसको भी 4 मिलते हैं, जिसने बुरा लिखा उसको भी 4 मिलते हैं, जिसने अच्छा लिखा उसे 4.5 मिल जाते हैं। है नहीं है? लेकिन आप ये करते ही नहीं है। कौन करता है ऐसा? आप करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? यूज द टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी विद योर स्टडीज। इट रियली मेक सम वैल्यू एडिशन, रियली मेक द वैल्यू एडिशन। आप कीजिए इसको, हम करेंगे इसको इसके साथ साथ, ठीक है। सेकंड, हम जब ये सिलेबस लिखेंगे, जब आप अपने हाथों से लिखेंगे सिलेबस को, तो आप ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ेंगे, कम से कम एक बार तो पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंसिवली आप डिसाइड करेंगे कि हाँ यार, ये टॉपिक तो हमने कभी ना कभी अपने स्कूल में, या कभी ना कभी अपनी कॉलेज स्टडीज में, कभी ना कभी अपने क्लास डिस्कशन में हमने पढ़ा होगा, और उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आप अपने दिमाग में कर पाएंगे। और बाकी जब हम पढ़ेंगे तो आप इसे कोरिलेट करेंगे अपनी स्टडीज से। आप समझ रहे हैं? तो मेरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को ये सिलेबस लिखवाने का सिर्फ ये नहीं है कि आई वांट टू अवेयर यू विद दिस सिलेबस, यू आर अवेयर विद दिस सिलेबस। इंस्टेड ऑफ राइटिंग, आई विल प्रोवाइड यू द हैंड शीट और हैंड आउट और एनी ब्रोशर जहां पर आपका पूरा सिलेबस लिखा होगा, लेकिन आप उसे यकीन मानेगा नहीं पड़ेगा। आप उसे ऐसे देखेंगे, अच्छा पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, रख दिया। आई नो यू बेटर। गलत हो क्या? यूपीएससी के मेंस का सिलेबस आपने कितनी बार पढ़ा है? और कितने लोगों ने यूपीएससी के मेंस का सिलेबस पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है? पता क्यों करते हैं हम लोग? यूपीएससी में टॉपर्स को सुनते हैं बस। देयर इज अ थ्योरी ऑफ सर्वाइवल बायस। हुआ ये था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, देयर इज अ हार्बर इन अमेरिका, पर्ल हार्बर, सुना कभी? जब हिरोशिमा नागासाकी पर यूएसए के जो जेट प्लेन्स है वो बॉम्बिंग कर रहे थे, तो उस समय पर जो प्लेन्स गए थे उनमें से सिर्फ 10% प्लेन्स ही वापस आ पाए, एंड रेस्ट क्रैश हो गए, फ्यूल शॉर्टेज की वजह से क्रैश हो गए, एयर गन की वजह से शॉट डाउन कर दिए गए, एंड डिफरेंट रीजंस। 10% ही प्लेन जो क्रैश नहीं हुए थे वो वापस लैंड हुए हार्बर पे। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस एनालिसिस कर रही थी कि यार हम क्या करें कि हमारा ये जो नुकसान है, जो हमारा ये लॉस है, ये कम हो सके। तो समवन फ्रॉम द मिलिट्री इंटेलिजेंस सजेस्ट द मिलिट्री, समवन सजेस्ट द एयरफोर्स, द इंटेलिजेंस टीम, कि हमें इस प्लेन में आयरन लगा देना चाहिए, शील्ड लगा दी जानी चाहिए, स्टील की ऐसी शील्ड लगा देनी चाहिए ताकि हम जो एयर गन्स हैं उनसे बच पाएं। तो किसी व्यक्ति ने सोचा, अरे यार इससे तो प्लेन भारी हो जाएगा, और जब प्लेन भारी होगा तो वो फ्यूल ज्यादा खाएगा, बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाएगा, नीचे रहेगा, और जब नीचे रहेगा तो वहां पर एयर गन से शॉट करने की चांसेस और भी ज्यादा होंगे। तो एक मैथमेटिशियन वहां पे था, वो कहता है कि काम करते हैं, या एक बंदा कहता है पहले एयरफोर्स में, जो इंटेलिजेंस का ही मेंबर था, हम एक काम करते हैं, जहां जहां पर जो प्लेन वापस आए हैं, जहां जहां पर इनके गोली लगी है, हम वहां वहां पर शील्ड लगा देते हैं।
वहां वहां पर, ताकि जब यहां पर गोली लगे तो ये बच जाएं, इनकी प्रोटेक्शन हो पाए। तो मैथमेटिशियन कहता है कि तुम सब पागल हो, हमें वहां पर ये शील्ड लगानी चाहिए जहां पर गोली नहीं लगी है। इसका मतलब है कि जो गोली लगने के बाद भी प्लेन वापस आ गए हैं, इसका मतलब है कि यहां पर इनकी सर्वाइवल कैपेसिटी ज्यादा है, जहां पर ये गोली झेल सकते हैं। तो जो प्लेन वापस नहीं आए हैं उनको शायद वहां गोली लगी होगी जहां इनको नहीं लगी। तो हमें शील्ड कहां लगानी चाहिए? जहां गोली लगी है या जहां गोली नहीं लगी? नहीं लगी, हम वहां शील्ड लगाएंगे तो सर्वाइवल चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ टॉपर्स को सुनते हैं, लेकिन जो फेल हो गए 1 नंबर से, जो फेल हो गए 10 नंबर से, जो इंटरव्यू तक पहुंचे, जो मेंस राइट करने पाए, या मेंस के दिन उनका अच्छा नहीं रहा, किसी को फीवर हो गया, किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के कारण उसका ऑप्शन अच्छा नहीं हुआ, हम कभी उनको सुनते ही नहीं है। कभी कोई स्टेज देखा है आपने जहां पे कोई कोचिंग है ऐसा जो फेलियर्स जो इस बार फाइनल लिस्ट में नहीं आए हैं, रिकमेंडेड नहीं है, उनको बुलाते हैं और बात करवाते हो? आप में से कितने लोग सुनते हैं फेलियर्स को? दैट इज द सर्वाइवल बायस। हम लोग सुनते हैं कि फलाना ने कॉलेज ड्रॉप कर दिया तब फेसबुक बना, फलाना ने कॉलेज ड्रॉप किया तब फेसबुक बना। कितने कॉलेज ड्रॉप करते हैं? क्या सब फेसबुक बनाते हैं? मिलियंस में से एक मार्क जुकरबर्ग निकलता है। अब उसको ही अपना एडमायरेबल हीरो मान लेते हैं और उसी को दिमाग लगाकर चलने लगते हैं। अब समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो यूपीएससी इटसेल्फ इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम। जैसे कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना डिफिकल्ट है, लेकिन यूपीएससी क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं है। यूपीएससी डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन, large number of students, large number of aspirants want to become an IAS officer. ज्यादा लोग बनना चाहते हैं, इसीलिए कंपटीशन डिफिकल्ट है, एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। और मेरी थ्योरी है ये, बहुत कुछ पढ़ने से अच्छा है कुछ को बहुत बार पढ़ लिया जाए। बहुत कुछ पढ़ने से अच्छा है कुछ को बहुत बार पढ़ लिया जाए। तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना, कुछ को बहुत बार पढ़ना है, ताकि आप कुछ तो बहुत बार याद रख सको। आप समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग सिलेबस के ऊपर पहले आ रहे हैं कि सबसे पहले हमें ये एक प्रियम्बल तो पता हो कि जहां से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रियम्बल भूल जाते हैं। द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द एसेंस ऑफ द सिलेबस, इट इज द एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट। आप क्लियर हैं? मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? फर्स्ट पार्ट, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। ए, आप इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। रुक जा भाई। हाँ, modernity, A, modernity and the social change, modernity and social change in Europe, and emergence of sociology. ठीक है? आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा। इन दोनों रेवोल्यूशंस में देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी।
कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन, लॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन राइट ट्रांसफॉर्मेशन, और वहीं से ही सोशल एस्पेक्ट सामने निकल कर आते हैं। वहीं से ही सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन निकलता है, वहीं से ही। दिस एरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सोशोलॉजी डिसिप्लिन। ये पूरा का पूरा एरा हम लोग पढ़ेंगे। यूरोप में उस समय क्या हो रहा था, वाई दी सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन अकर। यहां क्या हो रहा था, कौन से ऐसे थिंकर्स थे जो अलग अलग तरीके से अपने अपने विचार, अपनी फिलॉसफी हमारी सोसाइटी को दे रहे थे। जबकि हम कार्ल मार्क्स तो पढ़ते हैं तो वो पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं। ही इज अ पॉलिटिकल साइंस फिलोसफर, समझ रहे हैं? ही इज अ इकोनॉमिकल फिलोसफिकर ऑल्सो। वो सबसे बड़े क्रिटिक रहे हैं किसके? एडम स्मिथ के। यू नो व्हाट इज एडम स्मिथ एंड हु इज एडम स्मिथ? द दास कैपिटल, सॉरी, द वेल्थ ऑफ अ नेशन, जिन्होंने बुक लिखी 1776 में, जिन्होंने कैपिटलिस्ट माइंडसेट को सोसाइटी को दिया, जिन्होंने लाइजेस फेयर की थ्योरी दी। आपने सुना है लाइजेस फेयर? सबसे पहले किसने क्रिटिक किया था, सबसे पहले किसने क्रिटिसाइज किया था? कार्ल मार्क्स ने। पढ़ते हैं ना कभी हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, द सोशलिस्ट इकोनॉमी, पढ़ते हैं ना आप सोशलिस्ट। क्यों सोशलिज्म फेल हुआ? क्यों कैपिटलिज्म तेजी से बढ़ रहा है? बताइए, अब बताइए ना। इक्वल राइट फॉर एवरीवन, हर किसी को बराबर बराबर मिलना चाहिए, इसका समर्थन करते थे कार्ल मार्क्स। ही ऑलवेज एडवोकेट द इक्वल राइट्स एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। अरे बनाने वाले ने हमें एक जैसा नहीं बनाया, तो हम होते कौन हैं इक्वालिटी की बात करने वाले? एक मां बाप के 4 बच्चों को एक जैसा नहीं बनाया, नेचर में एक जैसा नहीं बनाया, बुद्धि में एक जैसा नहीं बनाया, चारों उंगलियों को एक जैसा नहीं बनाया, तो हु वी आर, हम हैं कौन? चलिए एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। व्हाट इज सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स? एक एग्जांपल देते हैं। हम एक क्लास में टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो टेस्ट में आपके मार्क्स आएंगे ना, वो आपके मार्क्स नहीं होंगे, पूरी क्लास के मार्क्स होंगे। एवरेज निकलेगा सबका, सबका एवरेज। इनके 90 हैं, पर 90 विल नॉट बी कंसिडर एज अ मार्क्स। इनके 80 हैं तो इनका एवरेज निकलेगा। तो पहला टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट, टेस्ट 1, एवरेज मार्क्स 80। ये बहुत नाराज है, सर आई स्कोर 98 आउट ऑफ 100, इतनी मेहनत की मैंने, पर मेरे 80 मार्क्स आ रहे हैं। आई अपोज दिस सिस्टम, आई टोटली अपोज दिस सिस्टम। वो भी बड़ा गुस्सा है, उनके 92 मार्क्स हैं लेकिन उनके 80 बैठ रहे हैं। सर ये कैसी व्यवस्था है? हम इसका विरोध करते हैं। वी टोटली अपोज दिस सिस्टम। ये बड़ी खुश है, कह रही है सर मेरे तो 70 थे, तब भी 80 आ रहे हैं। वाह सर, क्या सिस्टम है सर, आई सपोर्ट दिस सिस्टम। ये और भी खुश है, सर मेरे तो 50 थे, तब भी 80 आ रहे हैं। व्हाट अ सर, व्हाट अ सिस्टम सर, लव दिस सिस्टम सर, लव दिस सिस्टम, शुड बी कंटिन्यूड। भाई सपोर्ट में ज्यादा लोग हैं और अपोज कम लोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, दिस सिस्टम इज विल मोटिवेट देम टू स्टडी मोर? नो ना, दिस सिस्टम विल डीमोटिवेट देम। तो इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन ये कुछ अच्छे बच्चों की ना एक कमी होती है, समझदार बच्चों की, वो ना पढ़ के भी अच्छे नंबर ले आते हैं। इनके ना पढ़ने के बाद भी नंबर आए 82, किसी के 75, जिसके 90 थे उसके 80 आ गए, जिसके 95 थे उसके 82 आ गए, जिसके 78 थे उसके 65 आ गए, और कुल मिलाकर जो सेकंड टेस्ट का एवरेज निकला वो 60। फिर से क्लास 2 हिस्सों में बढ़ गई, जिनके 60 से ज्यादा थे दे अपोज दिस सिस्टम, और जिनके 60 से कम थे, सर क्या सिस्टम है सर, सर यही रहना चाहिए सर,
जिनके पहले 60 थे वो अब 40 पे आ गए, जिनके पहले 40 थे वो 20 पर आ गए, जिनके 80 थे वो 65 पर आ गए। आप समझ रहे हैं? फिर हमने तीसरा टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया एंड द एवरेज ड्रॉप डाउन टू 40। जिनके 40 थे वो 10 पर आ गए, जिनके 10 थे वो लिख कर आए, गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। नॉर्मलाइजेशन तो चल ही रहा है, चलता रहे, बहुत बढ़िया चल रहा है सिस्टम। सर सपोर्ट 40 पे पास तो हो रहे हैं। सोसाइटी कहां जा रही है? आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है? पीछे की तरफ जा रही है ना। तो वो क्या लगता है, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जब तक कंपटीशन नहीं होगा सोसाइटी में, क्या सोसाइटी विल ग्रो? नो। सोसाइटी विल इंप्रूव? नो। सेकेंड पार्ट, द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट इन कंपैरिजन विद द सोशल साइंस। थर्ड, सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ओके, नेक्स्ट सेकेंड यूनिट, सोशोलॉजी एज साइंस। मैंने आपसे कहा ना कि पूरी तरीके से साइंस नहीं है, कल की क्लास में पढ़ाया था कि हर किसी का बिहेवियर अलग अलग होगा, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, साइंटिफिक वैल्यूज से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट, साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक। सेकेंड, मेजर theoretical strands and research methodology. C, positivism and its critique. D, fact value and objectivity. आपको ये सुन के लग रहा होगा बड़ा अजीब है ये, लेकिन ये बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत आसान आसान तरीके से समझेंगे इनको। नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी। सेकंड, रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस। ये थर्ड यूनिट है आपकी। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन। अच्छा, ये चैप्टर कैसे और ज्यादा डायनेमिक हो जाता है, आपको पता है ना, इस बार सेंसस हो रही है, पता है ना आपको, कास्ट सेंसस भी हो रही है। कैसे डेटा कलेक्ट होता है, ये भी अपने आप में एक पूरा साइंटिफिक मेथड होगा या नहीं होगा? तो वी विल कोरिलेट विद दी सेंसस पार्ट। तो इसको जब हम सेंसस पार्ट में पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे, लेकिन डेटा आएगा 2027 में। बच गए आप लोग, 26 में पास हो गए तो, वरना 27 में आप लोगों को पूरा का पूरा सेंसस पार्ट पढ़ना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल्स, कॉमा, सैंपलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी
एंड वैलिडिटी। सैंपलिंग सुना आप लोगों ने कभी? हम लोग निकालते हैं ना, कि भी कभी आपने सुना होगा ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, सुना आप लोगों ने? हम लोग की पोजीशन क्या है? 107 या 126। वो हंगर इंडेक्स में है बेटा हमारे। एक बात बताइए, हमसे ज्यादा खुश पाकिस्तान है, हमसे ज्यादा खुश पैलेस्टीन्स हैं, हमसे ज्यादा खुश इराकियंस हैं, हमसे ज्यादा खुश ईरानियंस हैं क्या? डू यू बिलीव इन दिस इंडेक्सेस? बट आपको बिलीव करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ सैंपलिंग। सैंपल साइज इतना छोटा है कि वो 100 लोगों से पूछते हैं कि आप खुश हैं नहीं है, वो कहते हैं कि जी कहां खुश हैं जीवन में, बहुत गम है इस दिल में हाले दिल के सिवा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अब 100 लोग मनुष्य निकले तो पूरा देश मनुष्य है क्या? तो इसीलिए जब हम सैंपलिंग पढ़ते हैं तो वहां बहुत जरूरी एक कॉन्सेप्ट आता है सर्वेस का। सर्वेस छोटे होते हैं और सेंसस बड़ा होता है, तो इसमें पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम फोर्थ चैप्टर, फोर्थ यूनिट पे, सोशोलॉजिकल थिंकर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कार्ल मार्क्स, theoretical materialism, mode of production, alienation, class struggle। लगभग 8-10 दिन कार्ल मार्क्स ही पढ़ेंगे। ये 2 महीने पढ़ाऊंगा आप लोगों को, नियर अबाउट 2 months। बोरिंग है? अरे बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एमाइल दुर्खीम, डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट्स, सुसाइड, रिलीजन, सोसाइटी। क्यों हम हेट स्पीच देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, क्यों देते हैं पॉलिटिकल स्पीच में हेट वर्ड्स यूज करते हैं? अभी आजकल चल रहा है ना हेट स्पीच। एमाइल दुर्खीम ने क्या कहा है, इसको लेकर हम लोग पढ़ेंगे। मैक्स वेबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। नेक्स्ट, टेलकॉट पार्सन, सोशल सिस्टम एंड पैटर्न वेरिएबल। इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है फैमिली स्ट्रक्चर में, इन जॉइंट फैमिली, इन लीनियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट, ई रॉबर्ट रॉबर्ट के मार्टन, लैटिन एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, conformity and Diven's reference group। नेक्स्ट, मीड, सेल्फ एंड आइडेंटिटी, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट वेरी इंटरेस्टिंग। फिफ्थ यूनिट, स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। Stratification means division of the society.
on the basis of caste, on the basis of genders, on the basis of age, everything. Region as well. इसका फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन. पॉवर्टी, डेप्रिविएशन. आपको क्या लगता है पॉवर्टी इज एन सोशल इशू और इकोनॉमिकल इशू? हाँ, इट्स मोर इकोनॉमिकल और सोशल. हम्म, बोलो बोलो. पढ़ते हैं ना, पॉवर्टी पढ़ के आऊंगा इकोनॉमिक्स में. नहीं पढ़ा है तो पता तो होगा गरीबी क्या होती है. इट इज मोर सोशल और मोर इकोनॉमिकल, बोथ. समझ गया. पर मोर, ज्यादा क्या है? अच्छा एक बात बताइए, एक बहुत फेमस थिंकर हुए ऑस्कर लुइस. उन्होंने एक एसे लिखा इन 1959, द कल्चर ऑफ पॉवर्टी. 1959 में उन्होंने एक बहुत फेमस एसे लिखा, द कल्चर ऑफ पॉवर्टी. वो कितनी खूबसूरत बात कहते हैं कि लोग, इट इज अ जनरेशनल प्रॉब्लम, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है. कोई भी हर एक जनरेशन में यूं गरीब नहीं हो जाता है. आपके पापा गरीब रहे होंगे, आप गरीब हैं इसीलिए गरीब हैं. आपके दादा अमीर थे तो आपके पापा गरीब नहीं हो सकते. फिर आता है आपका यहां पे सेकेंड पॉइंट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, और सी, लेबर एंड सोसाइटी. देन द सेवेंथ यूनिट इज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी. सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पावर. व्हाट इज पावर हम पढ़ेंगे. इसमें होता है ना कई बार लोग एमएलए बनने के बाद पावरफुल हो जाते हैं. पॉलिटिक्स में पावर आने के बाद लोग बहुत इगोइस्टिक हो जाते हैं. तो क्यों होता है ऐसा, हम पढ़ेंगे. वाई देर इज वाई देर इज सो मच ऑब्सेशन ऑफ लाल बत्ती, रेड. देखा ना आप लोगों ने, क्यों है इतना लाल बत्ती का ऑब्सेशन सोसाइटी में? वो पावर की वजह से, अथॉरिटी की वजह से. हम पढ़ेंगे इसमें व्हाट इज अथॉरिटी एंड व्हाट इज पावर. पावर एलीट, ब्यूरोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप्स. यू नो व्हाट इज प्रेशर ग्रुप्स? जो प्रेशर डालते हैं किसमें? पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर. तो सोसाइटिकल जो एक्सक्लूसिव, ये जो एक्सक्लूजन जो हमारे पास सोसाइटी में लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, जैसे कि किसान संगठन, फार्मर यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज. ये सब आपके जीएस पेपर 2 का पार्ट है, गवर्नेंस का, सोशल जस्टिस का. देन थर्ड, नेशन स्टेट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, आइडियोलॉजी. ये पेपर 2, जीएस पेपर 2 का पार्ट है. अब पढ़ते हैं वहां डेमोक्रेसी, वहां पढ़ते हैं सिटीजनशिप, वहां पढ़ते हैं नेशन, वहां पढ़ते हैं स्टेट. डी, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट, कलेक्टिव एक्शन, रेवोल्यूशन. एक एक वर्ड को ठीक से आप समझिए ताकि सिलेबस को ठीक से मेमोराइज कर पाए. फिर आता है रिलीजन एंड सोसाइटी. बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी.
sociological theory on religion, sorry, sociological theory of religion, type of religion practices, animism, monism, pluralism, sect, cult, सेक्ट सुने होंगे आप लोगों ने, जैसे बिश्नोई सेक्ट, आर्य समाज सेक्ट, राधा स्वामी सेक्ट, जो अपने मेन स्ट्रीम रिलीजन से अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीफ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फेथ। जैसे बिश्नोई समाज नेचर को पूछता है, 20 नोई, 20 और नो, 29 रूल्स। पेपर 1 में भी क्वेश्चन आता है, जीएस पेपर 1 में भी इसका। सेक्ट, सेकुलरिज्म पढ़ेंगे इसमें। रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, रिलीजन एंड साइंस, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में? रिलीजन और साइंस के बीच में। और हम सोसाइटी में भी देखते हैं, आपकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स अलग होते हैं, रिलीजियस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स अलग होते हैं, और कई बार वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, सेकुलराइजेशन, रिलीजन, राइवलरिज्म और फंडामेंटलिज्म, ये आपका नेक्स्ट आता है। बस 2 यूनिट्स और रह गई हैं, फिर हम लोग आते हैं सिलेबस पे पढ़ने। नेक्स्ट 9th यूनिट, सिस्टम ऑफ किनशिप। हम इसी से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद। फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज, टाइप ऑफ मैरिजेस, इसमें हम पढ़ेंगे। Why there is a marriage between the opposite sex, why there is not a rule of marriage with the same sex, ये होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ क्यों नहीं करती, हेट्रोसेक्सुअलिटी को ही क्यों अलाउ करती है, ये हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज, ठीक। टाइप एंड फॉर्म ऑफ फैमिली, लीनिएज एंड डिसेंट, पेट्रियार्की, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग। पेट्रियार्की एंड सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, महिलाओं को क्यों ही घर का काम दिया गया, बाहर कमाने का काम क्यों नहीं दिया गया, हम इसे पढ़ेंगे इसमें। और आपने कभी ये सुना भी होगा, सोसाइटी में एक महिला ही एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, सुना है? पर क्यों होता है ऐसा, इसमें पढ़ेंगे हम। ऐसा होता नहीं है वैसे। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, आज कैसे ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। लेस्बियन फैमिलीज हैं, गे फैमिलीज हैं, सिंगल पेरेंट फैमिलीज हैं, कल भी डिस्कस किया था, डिंक फैमिलीज हैं। पीपल आर प्रायोरिटाइजिंग द मनी मोर देन द फैमिली, लोग पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं फैमिली से। वो किड्स नहीं चाहते हैं, डबल इनकम चाहते हैं, बच्चा नहीं पालेंगे पर कुत्ता पाल लेंगे। 10th, द सोशल चेंज इन द मॉडर्न सोसाइटी, इसमें सब थिंकर्स हैं। द सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, सेकेंड डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, एजेंट ऑफ सोशल चेंज, education and social change,
किस तरीके से एजुकेशन ने सोशल नॉर्म्स को चैलेंज किया, इसमें हम पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, कैसे सोशल मीडिया, एआई, रोबोटिक्स, जी आपको क्या लगता है गर्ल्स कि आप लोग लड़के अपने हक ले रहे हो, आज पढ़ रहे हो, आपको लगता है ऐसा? आपने बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लड़ा और बहुत सारी लड़ाई लड़ने के बाद आप आज अपने हक के लिए लड़ रहे हो, आपको लगता है? इतना कभी जेंडर रिफॉर्म्स के बारे में 2000 सालों में कभी नहीं हुआ जितना पिछले इन 3 डिकेड्स हम देख रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये हो गया सिलेबस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट पे। उससे पहले मैं आपके जो सवाल पूछ रहा हूं उस सवाल का जवाब दीजिए लड़कियों, आप स्पेशली। हम बार बार पेट्रियार्की पढ़ते हैं पर आज के समय पर हम फेमिनिज्म भी देखते हैं। तो इतना फेमिनिज्म कहां से आ गया? ये 2000 साल तक जो राइट्स लड़कियों को नहीं मिले वो पिछले 30 सालों में लड़कियों को मिल गए। हाउ? बिकॉज ऑफ एजुकेशन? नो, एजुकेशन उससे पहले नहीं था, था ना? पर क्यों? बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। पहले लड़कों को एम्पावर्ड करना जरूरी था क्योंकि पहले मोड ऑफ प्रोडक्शन में जब हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते थे वहां पर लेबर वर्क ज्यादा था, मैनुअल लेबर ज्यादा था, वहां पर बल का काम, मसल पावर का उपयोग होता था। लेकिन अब मशीन्स ऑटोमेशंस में आ गई हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई है, अब कंप्यूटर पर बैठ के काम ज्यादा होते हैं, ऑटोमेशन हो रहा है, सब कुछ मशीन अपना काम अपने आप कर रही है। अब आपको मसल पावर की जरूरत नहीं, आपको इंटेलिजेंस, आईक्यू की जरूरत है। अब आप इंटेलिजेंस के माध्यम से, आप इंटेलिजेंस के थ्रू अपना काम कर सकते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन में अपना हाथ बटा सकते हैं। और सुनिए, men are the expensive labor than the females, और females as comparison to the male is cheaper labor। आप सस्ते हैं एज अ लेबर, इसीलिए आपको एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट रिफॉर्म के साथ उठा रहे हैं। इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी? आपके एस्पिरेशन से। और आपका एस्पिरेशन कब होगा? जब आपकी जेब में पैसा आएगा। और जब आपकी जेब में पैसा कब आएगा? जब आपकी लेबर मार्केट में डिमांड होगी। और आपके लेबर मार्केट में डिमांड क्यों होगी अब? क्योंकि अब लेबर मार्केट में मसल वर्क का जरूरत ही नहीं है, अब इंटेलिजेंट वर्क की जरूरत है। और किसी भी तरीके से महिलाएं बुद्धि में लड़कों से कम तो नहीं है, शायद ज्यादा ही होंगी, 21 ही होंगी, पर 19 नहीं है। अब बात समझ रहे हैं? तो जब रूल बनाने का काम हमें दिया गया तो हमने अपने हिसाब से रूल बनाए, दैट इज पेट्रियार्की। लेकिन इसी को चैलेंज कौन कर रहा है? फेमिनिज्म। द हेजिमनी ऑफ पेट्रियार्की इज चैलेंज बाय द हेजिमनी ऑफ फेमिनिज्म। और इसकी वजह से एक फेक फेमिनिज्म आ रहा है। जागते रहो, हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। The basic concept of sociology, it is not directly related to the syllabus, but syllabus की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कुछ टर्म्स सीखने और समझने की जरूरत पड़ेगी बेटा, है ना? तो दैट्स वाई हम लोग थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, व्हाट इज द डिसिप्लिन सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट, हम पढ़ेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, लाइक व्हाट इज सोशियोलॉजी इज, how is derived, what is society, what is social relationships, what is community। सुना है कभी कम्युनिटी? सुना है आप लोगों ने? जाट कम्युनिटी,
हम यूज कर लेते हैं, गुजर कम्युनिटी, विष्णोई कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, फीमेल कम्युनिटी। क्या हम ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? तो वर्ड कम्युनिटी यूज आफ्टर द रिलीजन, आफ्टर द सबसेट, आफ्टर द सेक्ट, आफ्टर द कास्ट is right to use, or is there any fundamental problem in this? Yes, पहले आपको समझना पड़ेगा कि what is fundamentally community is, what is association is, what is the institutions दृष्टि जैसे नहीं, रिलायंस जैसे नहीं, institution as of social institution like family, like marriage। कोई भी चीज क्यों बनती है, इंस्टीट्यूशन कैसे बनती है, शुरुआत कहां से होती है, इसे हम जरा समझते हैं। पहले आपको समझने की जरूरत है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत है, कस्टम्स कैसे बनते हैं, मूड्स कैसे बनते हैं। तो समझिए पहले एग्जाम्पल के लिए कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन बना। सबसे पहले किसी ने इंडिविजुअल पर्सन प्रैक्टिस समथिंग इन दी सोसाइटी। जैसे कि मुझे लगा कि मुझे किसी को सम्मान देना है, किसी को मुझे अगर इज्जत देनी है, अगर मुझे किसी को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो आई शुड टच हिज और हर फीट। अब वो मुझसे बड़ा है छोटा है मुझे नहीं पता, बट आई वैल्यूड, आई एडमायर हिम और हर। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू की बाय टचिंग दी फीट ऑफ दैट पर्सन। टच किया, ऐसे करते ना, ऐसे ही। फिर मुझे देखा देख लोगों ने करना शुरू कर दिया, फिर मैंने इसे अपनी हैबिट बना ली। फिर मैंने अपनी इसको क्या बना ली, हैबिट। मुझे जिसे भी देखकर सम्मान आता है तो मैं उसके पैर छू लेता हूं। मुझे देखा देख लोग इसको प्रैक्टिस में ले आए, लोग भी पैर छू रहे हैं। खासकर क्लासरूम में देख के, जो मेरे सर्कल के लोग हैं, मेरे पड़ोस में लोग हैं, मेरी सोसाइटी के लोग हैं, उनको देखा देख और लोग भी कर रहे हैं। देन दिस ट्रेडिशन बिकेम मोर रूढ़ी, अपेक्षा। क्या होती है ये, कि आप किसी का पैर छूने जाते हैं क्योंकि आप उसको एडमायर करते हैं, उसके बराबर में उन्हीं के उम्र के एक और व्यक्ति खड़े हैं, उनके मन में आता है कि जब आपने इनके पैर छुए तो अब आप उनके पैर भी छुएंगे। अपेक्षा, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे पैर छुएं। तो पहला टर्म जो हम लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी? कहां से ड्राइव हुआ, कहां से टर्म आया? दो वर्ड से मिलकर बनता है, जैसे कि आप नेट पे कभी भी पढ़ लेते होंगे, और पहली क्लास में हर टीचर यही बताता है, इट इज सोशियो और लॉजी। ठीक है ना? लोगस या लॉजी, वन इज द सेम थिंग। इट इज अ लैटिन वर्ड and this is the Greek word. But what is the meaning of socius? It is companionship. It is companionship. Companionship. And what is logos means? Means study of anything, study of something। जिस भी चीज के आगे आप लोग पढ़ते हैं ना, लॉजी, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, सुना होगा आप लोगों ने, है ना? तो आपने लॉजी शब्द पढ़ा होगा, द स्टडी ऑफ समथिंग, द स्टडी ऑफ समथिंग। बट व्हाट समथिंग? कंपेनियनशिप। व्हाट कंपेनियनशिप? सोशल रिलेशनशिप्स of humans. So what is sociology? Sociology is a study of companionship. Sociology is a study of social behavior, the pattern of social behavior. It is a scientific study of social relationships, social actions,
तो होता क्या है सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी एक ऐसा साइंटिफिक और सिस्टमैटिक डिसिप्लिन है जहां पर हम सोशल रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं। सर ये सोशल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? अभी हम पढ़ते हैं, लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सोशियोलॉजी, हेडिंग डालिए। लिखिए इसका फर्स्ट पॉइंट। मैं थोड़ा सा पैराग्राफ में कम लिखवाता हूं, पॉइंट्स में ज्यादा लिखवाता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो होती भी रहे, मुझे क्या दिक्कत है। लिखो पहला पॉइंट। सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन derived from two words. First, Socius, that is a Latin word which means companionship, and second, logos, that means study of something, so we can say sociology is a discipline who deal with study of companionship. Paragraph change. In other word, sociology is a systematic and scientific study of human society, comma, social relationship, comma, social institution, and pattern of social behavior. Pattern of social behavior. So it is a systematic and scientific study of human society, social relationship, social institution and pattern of social behavior. सर ह्यूमन सोसाइटी क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस के नेचर को पढ़ रहे हैं। कॉग्निटिव जो माइंडसेट देखने को मिला है वो हम होमोसेपियंस में देखने को मिला है। और भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें एक कॉग्निटिव माइंडसेट, एक इंटेलिजेंस देखने को मिलती है एट सम एक्सटेंट,
बट द हाईएस्ट आईक्यू लेवल, जो सोशल ह्यूमन बीइंग की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है, विद म्यूचुअल कॉपरेशन, विद रेसिप्रोकल अवेयरनेस, विद कॉन्फ्लिक्ट, विद कॉम्पिटिशन, वो किस में देखने को मिलती है? हम ह्यूमंस में। हमारे पास लैंग्वेज है, आप समझ रहे हैं? हमारे पास एक दूसरे को समझने के लिए फीलिंग है। सर वो तो एनिमल्स में भी है, पर सोचने की क्षमता वो सिर्फ हम में है, वो एनिमल्स के पास नहीं है। द पावर ऑफ प्लानिंग, द पावर ऑफ स्ट्रेटेजी, द कॉग्निटिव माइंडसेट, द लॉजिकल थिंकिंग, द क्रिटिकल थिंकिंग, वो सिर्फ किस ह्यूमन एनिमल में या फिर किसी सोशल एनिमल में देखने को मिलती है? वो सिर्फ ह्यूमंस में देखने को मिलती है। इसलिए हम हमारे बिहेवियर की बात करते हैं, जो रूल्स के साथ ड्राइव होती है, जो रूल्स के साथ चलती है, हम वो पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं यहां पर सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में, हम यहां पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशंस, जैसा भी बताया मैंने आपको, मैरिज, फैमिली के बारे में। हम पढ़ते हैं द पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर के बारे में। और पढ़ते ही नहीं है, इनका एक सिस्टमैटिक और एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ सर? सिंपल से आसान शब्दों में समझाइए, व्हाट इज सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट। यहां पर अगर मैं एक अनुमान, एक प्रिजम्पशन और एक अजम्पशन के बेसिस पे कहूं कि इन इंडिया देर इज 10% कपल्स प्रिफर लव मैरिज, अजम्पशन के हिसाब से मैं यूं ही कह रहा हूं, बस ऐसे ही। क्या आपको लगता है कि इस फैक्ट के बेसिस पर हम कोई रूल बना सकते हैं? नियर अबाउट 30% गर्ल चाइल्ड मैरिज बिफोर द एज, द ऑफिशियल एज ऑफ मैरिज, बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज। 30% ऑफ गर्ल चाइल्ड। मैं ये अगर ऐसे कह रहा हूं, बहुत सारी लड़कियां बाल विवाह करती हैं, चाइल्ड मैरिज करती हैं, तो इसके बेसिस पर हम रूल्स बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो लॉ बनाने के लिए, रूल बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक फैक्ट्स। फॉर दिस वी हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सोसाइटी, वी हैव टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द सैंपल्स, और हमें एक सैंपल साइज निकालना होगा। अब हम कहते हैं जैसे कि ये सोसाइटी है, चलिए मान लेते हैं, मैंने कहा आप में से किन की चाइल्ड मैरिज हुई है। मान लीजिए कि इसमें 10 लड़कियां हाथ खड़ा करती हैं, तो आउट ऑफ 100 10 गर्ल्स, दैट मीन्स वी हैव अ फैक्ट, स्ट्रॉन्ग फैक्ट, कि 10% लड़कियां चाइल्ड मैरिज कर चुकी हैं। समझ आ रही है बात? विद स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स। फिर आइए एक और चीज करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। कितने लोग लव मैरिज करना पसंद करेंगे? ऐसे ही मान लेते हैं, मैं अपनी क्लास में एक सोशल सर्वे कराता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो अरेंज मैरिज प्रेफर करेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरकास्ट मैरिज फेवर करेंगे, या कहेंगे कि करना चाहते हैं बट अरेंज। तो उसके बेसिस पर हम एक फैक्ट क्लियर करते हैं, एक डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सिस्टमैटिक बिहेवियर चेक करते हैं, पैटर्न चेक करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस चेक करते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स चेक करते हैं, सोशल ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में बात करते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। द वर्ड सोशियोलॉजी is coined by French sociologist Auguste Comte in 1838. In 1838, ठीक है? थोड़ी सी इसकी कहानी सुनते हैं पहले। इनसे पहले एक बहुत फेमस एक फिलोसफर हुआ करते थे जिनका नाम था इमैनुअल जोसेफ। नाम था इमैनुअल जोसेफ।
इमैनुअल जोसेफ ने अपने एस्से में एक बार वर्ड सोशियोलॉजी को पहली बार यूज किया था, बट दैट एस्से वॉज नॉट पब्लिश्ड. इट इज अनऑफिशियली कॉइन्ड बाय इमैनुअल जोसेफ. अनऑफिशियली एक मैन्युस्क्रिप्ट थी जो लॉन्ग बैक पहले कभी पब्लिश ही नहीं हुई. उसमें पहली बार एक वर्ड यूज किया गया था, द वर्ड सोशियोलॉजी. तो इनको वो श्रेय नहीं मिल पाया, वो इनको नाम नहीं मिल पाया जो नाम अगस्त कॉम्टे को मिला. अब अगस्त कॉम्ट कौन थे? ही असिस्टिंग द हेनरी डी सेंट करके एक नाम के एक सोशियोलॉजिस्ट, थियोरिटिकल सोशियोलॉजिस्ट थे, जो फ्रांस के ही एक थिंकर थे. उनको ये असिस्ट करते थे और उनका एक आरोप था, उनका एक ब्लेम था इनके ऊपर कि ये उनकी थ्योरीज को चुराकर पब्लिश कर देते हैं. इसीलिए कहते हैं. और ऊपर से अगस्त कॉम्ट नॉट ऑफिशियली इज अ सोशियोलॉजिस्ट, इज अ मैथमेटिशियन, इज फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड. और इस साइंस बैकग्राउंड के थे, लेकिन इन्होंने कुछ एस्पेक्ट सोशियोलॉजी के, पहली बार जब टर्म यूज हुई सोशियोलॉजी तो इन्होंने ही यूज की थी. पहले यूज किया था सोशल फिजिक्स, बाद में इसको चेंज करके कर दिया गया सोशियोलॉजी. इसीलिए इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं. क्या कहते हैं? फादर ऑफ सोशियोलॉजी. जबकि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन में इनका बहुत ज्यादा कोई, ना ही कोई योगदान है, ना ही इनकी कोई ज्यादा थ्योरीज हैं. थोड़ा बहुत इनका हम लोग एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में, लेकिन इनसे ज्यादा योगदान अदर थिंकर्स का है, इनका कम है. तो मेन वर्ड किसने दिया था? इमैनुअल जोसेफ ने. बट फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन जाने जाते हैं? अगस्त कॉम्ट. और ये कब दिया? 1838. एकदम क्लियर है? यहां तक समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट चेंज. अकॉर्डिंग टू द अगस्त कॉम्ट, sociology is a science of according to the Auguste Comte, sociology is a science of social order and progress. Social order and progress. जैसे जैसे सोसाइटी में प्रोग्रेस होती है, चेंजेस अकर, तो उसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी. जैसे कि कैसे हम लोग अपनी सोसाइटी में नॉर्म्स चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, कस्टम्स चेंज करते हैं, कैसे हर चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, उन सब की साइंटिफिक स्टडी को हम कहते हैं सोशियोलॉजी. ऐसा किसने कहा? ऑगस्ट कॉम्ट ने. एम आई क्लियर? सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट. इमाइल डुर्खीम, इमाइल डुर्खीम जी, EIM. Emile Durkheim, according to Emile Durkheim, sociology is a science of social institution. Sociology is a science of social institution. सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली और ये सब चीज, जो आपको ये सारी डेफिनेशंस लिखवा रहा हूं अभी हम सब एक्सप्लेन करेंगे, सारे वर्ड्स एक्सप्लेन करेंगे. जो जो वर्ड्स एक्सप्लेन हो रहे हैं यहां पर, जो जो वर्ड्स आ रहे हैं, और जब तक हम समझ नहीं लेंगे आपको ये डेफिनेशन ही समझ में नहीं आएंगी. तो डेफिनेशंस को समझने के लिए हम सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, सोशल रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, तब समझ में आएगी आपको सारी डेफिनेशंस क्या होती हैं, है ना. नेक्स्ट, मैक्स वेबर. अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, सोशियोलॉजी is a science and the understanding of social action.
साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सोशल एक्शन। सोशल एक्शंस जो भी आप करते हैं उसका कोई रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को स्टडी करने की साइंस है क्या? सोशियोलॉजी। जैसे कि आप किसी के पैर छूते हैं तो आपको पलटकर आशीर्वाद देते हैं, क्यों देते हैं? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? फैमिली में क्या कंपेनियनशिप होती है, फादर का क्या रोल होता है, उनके क्या एक्शंस होते हैं, बदले में वो क्या अपेक्षा रखते हैं, बदले में उनको रेसिप्रोकल अवेयरनेस में क्या चाहिए, तो उसकी स्टडी क्या होती है? सोशियोलॉजी। अभी हम पढ़ेंगे सब चीजें। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट एक छोटी सी हेडिंग डालिए इसके नीचे और लिखेंगे द की फीचर ऑफ सोशियोलॉजी। द की फीचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो मतलब अब हम कंक्लूड करते हैं कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव नहीं है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव इन नेचर मतलब बहुत कंक्लूडेड बातों में सोशियोलॉजी के फैक्ट्स को कंक्लूड किया जाता है कि हाँ हमारे देश का सेक्स रेशो इतना है, हमारे यहाँ पर बर्थ रेट इतना है, हमारे यहाँ डेथ रेट इतना है। साइंटिफिक स्टडी है, फैक्ट के साथ बात करते हैं, विदाउट फैक्ट्स बात नहीं करते। मान लेते हैं कि लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, नहीं, 25% लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, दिस इज अ फैक्ट। 15% लोग विलेज में रहना चाहते हैं, विलिंगली विलेज में रहना चाहते हैं, इट इज अ फैक्ट। लोग मान लेते हैं अपना जीवन विलेज में बिताना चाहते हैं, नहीं, इट इज अ कॉमन सेंस। देश में पॉवर्टी है, मान लेते हैं देश में गरीबी है, नो, इज अ 5% पॉपुलेशन इन दिस इन कंट्री हु इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, who do not have a basic amenities to live their life। उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास हाउस नहीं है, उनके पास शेल्टर नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास खाने को पैसा नहीं है। फैक्ट के साथ बात करें, किसके साथ? फैक्ट के साथ। सेकेंड पॉइंट, स्टडी ग्रुप बिहेवियर। स्टडी ग्रुप बिहेवियर, नॉट इंडिविजुअल साइकोलॉजी। स्टडी ग्रुप बिहेवियर, नॉट इंडिविजुअल साइकोलॉजी। आप क्या सोचते हैं इससे मैटर नहीं कहते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं दैट्स मैटर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज ग्रुप बिहेवियर। तो ये बिहेवियर स्टडी किया जाता है, नॉट अ इंडिविजुअल साइकोलॉजी वी स्टडी इन द सोशियोलॉजी, वी स्टडी द ग्रुप बिहेवियर, द हाईएस्ट सैंपल साइज जो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन sociology as a discipline covers social institutions, covers the social institutions like family, religion, marriage, education, etc. लास्ट पॉइंट लिखेंगे, this discipline help in understanding the social change. This discipline help in understanding the social change, comma, order and development in the society. आपको लैंग्वेज तो बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रही है ना? कन्वीनियंट है आपके लिए? कोई ज्यादा टिपिकल वर्ड तो मैं यूज नहीं कर रहा हूं, और आप भी यूज मत कीजिएगा। बहुत हाई वोकैबुलरी यूज करना इट्स नॉट गुड फॉर यूपीएससी एग्जाम। बहुत फैंसी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, टिपिकल वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों की अच्छी होती है वोकैबुलरी, लेकिन
आपको कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि सर हम बहुत टिपिकल वर्ड लिख कर आएंगे तो सर बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे. इट इज अ मिथ. इन यूपीएससी एग्जाम, इन मेंस एंड इन ऑप्शनल एज वेल, जितना क्लियरिटी के साथ आप पेपर में लिखेंगे, जितना कम लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, उतना अच्छा नंबर मिलेगा. उतना अच्छा नंबर मिलेगा. आप देख लीजिए, कभी टॉपर्स कॉपी देखी आपने? कितना लिमिटेड कंटेंट होता है. लिमिटेड कंटेंट, पॉइंट खत्म. तो इसीलिए जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब ये टॉपिक पढ़ते हैं, तो मेक योर ओन लैंग्वेज. आप अपनी खुद की लैंग्वेज बनाइए और बहुत फैंसी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. टू द पॉइंट. अभी हम लिखना भी शुरू करेंगे. जब हम 2-4 क्लासेस के बाद आंसर राइटिंग करनी शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में वर्ड्स आने लगेंगे. जो वर्ड्स आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए. एम आई क्लियर? आपको जो मैं बोल रहा हूं समझ में आता है? मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है? बहुत ज्यादा नींद तो नहीं आ रही है? पक्का ना? अभी हम 2-4 दिन इसी तरीके से स्लो स्पीड में चलेंगे. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को डिटेल तरीके से समझेंगे, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे. यूज टू होइए सोशियोलॉजी से, ताकि आप इसके बारे में सोचें, इसके बारे में जिए, इसके बारे में बात करें, जाके बात करें. अच्छा तुम्हें पता सर ने आज ये पढ़ाया था. बिकॉज वी नेवर स्टडी सोशियोलॉजी, वी लिव सोशियोलॉजी. वी लिव इन अ फैमिली, वी लिव इन अ सोसाइटी, वी लिव इन अ हायरार्कियल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, जहां आपकी जाति, आपके धर्म, आपका जेंडर, आपका रीजन, आपकी हर एक चीज को इंपैक्ट करता है. होता है या नहीं होता है? इमेज को भी इंपैक्ट करता है. इमेज किसने क्रिएट की? सोसाइटी. यू लिव इन सोशियोलॉजी, यू लिव इन सोसाइटी. You do not have to mug up, you do not have to memorize the concept, you just want to understand. तुम्हें सिर्फ समझना है एंड एम्पथाइज करना है, अपने आप को वहां रख के देखना है. आप होते तो क्या करते हैं? Am I clear? आज के लिए काफी है ना? हम कल मिले, सेम टाइम, सेम प्लेस. थैंक यू. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.